नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने विभिन्न जनहित और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसी क्रम में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आशुतोष सिन्हा साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और अपने साथ अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लेकर विरोध जताया। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है और आम जनता की भावनाओं का भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनकी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है। बजट सत्र के पहले ही दिन हुए इस प्रदर्शन से सदन के बाहर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सपा ने साफ किया कि वो आने वाले दिनों में भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक, एमएलसी सबने मिलकर वाराणसी में जिस तरीके से कथित तौर पर मंदिर को तोड़ने और अहिल्याबाई मूर्ति को खंडित करने का आरोप लगाया था, उसको लेकर जोरदार हंगामा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत में अभी राज्यपाल के अभिभाषण से पहले जोरदार हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित करने को लेकर जिस तरह से आरोप लगा था वो साफ तौर पर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, समाजवादी पार्टी के विधायक, तमाम लोग परिसर के बाहर पहुंचे और इस तरीके से नारेबाजी की। साइकिल से पहुंचे वहां पर आशुतोष। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार बजट सत्र में तमाम तरीके के मुद्दे जो है विधानसभा और विधान परिषद में गूंजते हुए दिखाई देंगे और जिसमें एसआईआर का मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर जो चल रहा है, इसके बाद एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप जो लगातार समाजवादी पार्टी उठाती आ रही है, ये एक मुद्दा। और फिर वाराणसी में समाजवादी पार्टी का जो ये आरोप है कि वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा गया और राजमाता अहिल्याबाई की जो तस्वीर है, जो वहां पर मूर्ति रखी हुई थी, उसको खंडित किया गया। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना और भावनाओं का अपमान करना चाहती है बीजेपी और इसीलिए ये सब कुछ हंगामा देखने को मिल रहा है लखनऊ में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही जोरदार ओपनिंग हुई और इस बजट सत्र की, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, अभिभाषण के पहले यह हंगामा देखने को मिला। हालांकि इन तस्वीरों से और इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पूरा बजट सत्र है वो कितना हंगामेदार रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार जो है वो कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करने के मूड में है और वो हमें होता हुआ दिखाई भी देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में दो बड़े एजेंडे होते हैं जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण और सामान्य बजट शामिल है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और हर सदस्य के सुझावों को स्वीकार करने को भी तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को और तेज करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। विधानमंडल की आज से प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण
एजेंडे होते हैं, एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण संवेद सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को सामने रखा। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास को देखा है। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश अब देश में सबसे पहले स्थान पर आने लगा है और जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है यानी पर कैपिटा इनकम है उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने जानकारी दी कि आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि यह बजट राज्य के समग्र विकास, जन कल्याण और आर्थिक मजबूती को नई दिशा देगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज से अब तक प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। लाइन ऑर्डर पूरे देश में नंबर 1 पर है और सबसे बड़ी बात है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। आज आजादी के बाद पहली बार मुझे आपको बताने में प्रसन्नता हो रही कि आर्थिक सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा के सदन में प्रस्तुत करेगी और आर्थिक सर्वे के माध्यम से प्रदेश में अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जिस ढंग से 17 से अब तक प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिली है, बिंदुवार उसमें रिपोर्ट होगी। अभी तक हमने क्या किया है और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं और बजट के माध्यम से हम फंड एलोकेट करके तय समय सीमा में प्रदेश को पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारा जो संकल्प है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं आप सबसे भी कहता हूं, अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूं, तुलनात्मक अध्ययन करें। 17 से पहले तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की खास सूचना पर थाना भभोरा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान जफर निवासी भोजीपुरा और सुदामा निवासी इज्जत नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के पास 2 तमंचे, 4 कारतूस और 4 चोरी के मोबाइल फोन और 2 चोरी की बाइक भी बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी भभोरा और सनी चौधरी बाल बच गए। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। दोनों बदमाशों के खिलाफ एनडीपीएस सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज कर लिए गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाल ही में थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत हुई बाइक चोरी की घटनाओं तथा अन्य घटनाओं के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटनाओं के अनावरण हेतु विविध टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस संबंधी टीम तथा पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने के लिए टीम तथा क्षेत्र में निरंतर चेकिंग और निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि 2 व्यक्तियों को थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्तियों को जो रुकने के लिए चेकिंग के लिए कहा गया, इनके द्वारा जो ये रुके नहीं, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके जो एक की पहचान जफरुद्दीन जो कि थाना भोजीपुरा का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति सुदामा जो कि थाना इज्जतनगर का रहने वाला है के रूप में हुई। इनके चेकिंग की गई।
इनके पास से जो चोरी की 2 बाइकें जो देवचराय एवं अन्य क्षेत्र से चोरी की गई थी बरामद हुई तथा 2 नाजायज तमंचा में जिंदा कारतूस बरामद हुए तथा 4 अदद मोबाइल, जिनमें 2 मोबाइल गतमहा थाना इज्जतनगर के विलेधाम क्षेत्र अंतर्गत लूट की घटना कारित इनके द्वारा की गई थी। उसमें जो 2 मोबाइल लूटे गए थे वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हाल ही में थाना तो हमीरपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अधेड़ दुकानदार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात एक बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे बनी दुकान में जा घुसी और हादसे के समय दुकानदार दुकान के अंदर ही सो रहा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो पीलीभीत जिले के 6 युवाओं की रूस से सकुशल भारत वापसी हो गई है और इन युवाओं को दिल्ली के एक एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपए रूस भेज दिया था। 15 लाख रुपए में, और आरोप यह भी है कि वर्क वीजा का वादा कर इन्हें टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया और वहां 30 से 35 मंजिला इमारतों पर जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर किया गया। काम और सुविधाएं न मिलने से परेशान युवाओं ने किसी तरह नेटवर्क मिलने पर परिजनों को वीडियो और ऑडियो संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई और इसके बाद परिजनों ने किसान नेता देवस्वरूप पटेल से संपर्क किया। मामले को जो है केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने रूस में युवाओं की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। सभी युवाओं के फ्लाइट टिकट जारी किए गए और आज उनकी सकुशल घर वापसी हो गई। पीलीभीत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजसेवी डॉक्टर प्रथमेश भारद्वाज के आवास पर युवाओं का स्वागत किया गया। वो भी लोग फंसे हुए थे, मैं भी लोग फंसा हुआ था, इसीलिए वो लोग हमसे 10 दिन पहले निकले थे। एक ही एजेंट है मेरा हरनारायण, वो भी हरनारायण से थे। तो वो लोग पीलीभीत के दूसरे दलाल से फंसे हुए थे और हम एक दिल्ली वालों के दलाल से फंसे हुए थे। तो हमें पता चला श्री जितिन प्रसाद के माध्यम से वो लोग निकल के आए हैं। तो मुझे पता चला, मैंने अपने घर वालों को बुलाया, पिताजी से, माँ जी से, सबसे विनती करिए जाओ उनसे मिलो जाके, इस माध्यम से हम भी निकल आएंगे। तो उन लोगों ने कार्रवाई की है, अब हम लोग निकल आए हैं। इसी श्री जितिन प्रसाद की माध्यम से मैं भी निकल आऊँ। श्री और पटेल सर जी हैं। हम वहाँ गए, हमें वहाँ भेजा था रसिया, जाते जाते हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया और हमें काम बताया था अंदर का, वेयर हाउस का, और 30 मंजिल पे हमें काम दिया था उन्होंने बाहर लिफ्ट में। वहाँ बहुत खतरे का डर था, हमें जान से घेर लेते हम लोग वहाँ पे। फिर कैसे करके वापसी हुई आपकी, क्या करा आप लोगों ने? फिर हमारे घर वालों ने श्री जितिन प्रसाद जी से गुहार लगाई और माननीय देव पटेल सर जी से शिकायतें की, तो इन लोगों ने कार्रवाई की और हम लोगों को वहाँ से बुलाया। आप लोग ने एक वीडियो भी बना के वायरल करी थी? हाँ सर जी, हमने वहीं से वीडियो अपना डाला था, जो हमारी पीड़ा थी, वहाँ हमें जो दिक्कत हो रही थी, जब भी हमने वीडियो बना के डाला। अभी पिछले महीने किर्गिस्तान में 15 लोग फंसे थे पीलीभीत जनपद के, जिसकी पूरा प्रकरण आप लोगों के सामने है। जिन्होंने बहुत उनको कष्ट हुआ किर्गिस्तान में, तब उन्होंने माननीय अपने सांसद महोदय, भारत सरकार मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी से अपने परिजनों को गुहार लगाई। माननीय जितिन प्रसाद जी ने सबको प्रयास करके सकुशल स्वदेश वापसी कराया था। उसी समय उसी स्तर से आप लोगों को मीडिया माध्यम से, लोगों को जानकारी माध्यम से पता लगा, तो इनके परिजन हम लोगों से मिले। उन्होंने बताया कि साहब हमारे 6 बच्चे पीलीभीत जनपद के, जिनमें तहसील बीसलपुर के इसी क्षेत्र के हैं, जो रूस में फंसे थे और जिस तरीके से इनके साथ जो किया गया, जो एजेंट है, जो भी है, वो सब ये लोग पीड़ित लोग बताएंगे। इन्होंने अपनी शिकायत दिया है, आप लोगों ने दिया है। हम लोग मेन है कि आज हम लोग ये कल वहाँ से मॉस्को से जो वहाँ ये फंसे थे रूस में, इनके से बहुत शारीरिक मानसिक सब कष्ट हुआ, इन्हें वेतन नहीं मिला, इनसे पैसे 3 लाख रुपए लिए गए, जो सारी इनकी पीड़ा इनकी प्रॉब्लम बताई। तब माननीय जितिन प्रसाद जी को अभी 22 जनवरी को पूर्व माननीय मंत्री जी आए थे, तो इनके परिजनों ने। तो संभल जिले में प्रशासन ने काशीराम आवासीय कॉलोनी में
बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा सरकारी आवासों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। प्रशासन के मुताबिक इन आवासों पर करीब 12 वर्षों से अवैध रूप से कब्जा किया गया था और चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में यह अभियान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आरएएफ और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। आवास खाली कराते समय कुछ परिवारों की अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई, लेकिन सुरक्षा के बीच अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अभियान को और प्रशासन ने बताया कि खाली कराए गए सभी सरकारी आवासों को नियमों के अनुसार पात्र लोगों को आवंटित किया गया और इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने साफ किया कि आगे भी अवैध कब्जे जो भी किए गए हैं इसी तरीके से सख्त कार्रवाई करके उनको खाली कराया जाएगा। तो महोबा में उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ की 64वीं कार्यकारिणी बैठक और इस बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए जो टैक्स अधिवक्ता हैं और विशेषज्ञों ने जीएसटी कानून व्यवस्था को लेकर सेमिनार का आयोजन और जिस तरीके से किया गया उसको लेकर आपको बता दें कि जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। देखिए, आज जो हमारी कार्यकारिणी का मीटिंग का आयोजन है, इसमें प्रदेश की सभी समस्याएं अधिवक्ता लेकर के उपस्थित होते हैं और हम उन अधिवक्ताओं की समस्याओं को यहाँ पर सुन करके प्रस्ताव पारित करते हैं। उन प्रस्ताव के साथ हम सरकार के साथ वार्ता करके मीटिंग करके उनका निराकरण कराते हैं। अब उस समस्याएं आजकल जीएसटी में इतनी ज्यादा व्यापक तौर पर है, जब से जीएसटी इस देश के अंतर्गत आया है तब से इतनी जटिल समस्याएं व्यापारियों के लिए आ रही हैं। उन व्यापारियों की उन समस्याओं को ही जो कर अधिवक्ता है वो उनका क्योंकि कार्य करता है, उन्हें अच्छी तरह समझता है, तो उन्हीं की समस्याओं को लेकर के हमारे सम्मुख उपस्थित होता है और हम सरकार के सम्मुख उपस्थित होकर के उनका निराकरण कराने की कोशिश करते हैं। ये आयोजन कर अधिवक्ता लखनऊ की 64वीं वार्षिक बैठक है। इसमें पूरे प्रदेश से वरिष्ठ अधिवक्ता और पदाधिकारी पधारे हैं। इसका उद्देश्य जीएसटी कानून में आ रहे बदलावों के बारे में चर्चा करना, अपनी बात को उच्च प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का इनका उद्देश्य है और ये सारी बातें जो है हम लोग किसी न किसी माध्यम से पहुंचाएंगे। क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ तो मेरा भी इससे पूरा लगाव है और मैं इन सब बातों को अपने माध्यम से जनप्रतिनिधियों के द्वारा ऊपर तक पहुंचाऊंगा जो समस्या आ रही है। देखिए, तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर पड़े पानी के पाइप पर बाइक चढ़ जाने की बात को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में परिवार के पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा, जिससे पूरा परिवार लहूलुहान हो गया। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस से शिकायत करने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों का कहना है कि दबंग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल है और इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। घर जाते समय रास्ते में काशी प्रसाद का लड़का जितेंद्र अपने बोर का पाइप रोड पर डाले हुए था, तो हमने सोचा कि अपनी गाड़ी निकाल लें, ये पाइप नहीं टूटेगा अंदाज लगाया, क्योंकि वो प्लास्टिक का था, तो ये प्लास्टिक का दब जाएगा, वो गाड़ी निकल जाएगी, टूटेगा नहीं इसका। और मेरा इरादा कोई इनसे लड़ाई झगड़ा का नहीं था, तो गाड़ी निकाली मैंने तो वो पाइप दब गया। तो उसने मुझे छेका कि गाड़ी तुमने निकाली, वो पाइप टूट गया, कौन देगा? तो मैंने कहा भाई तुम्हारा पाइप टूट गया होगा तो मुझसे पैसे ले लो, अपना नया ले आके डाल लो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने मार दिया। और मेरा घर और इसका घर केवल 2 मकान छोड़ करती है, चौथा घर मेरा है। तो घर के दरवाजे पे मेरी बड़ी बहू भगवती बैठी थी अपनी बच्ची को लिए, तो उसने समझा कि झगड़ा ना हो यार, तो वो आई हम मेरे पास। तो जितेंद्र ने और जितेंद्र के छोटे भाई, इन दोनों ने मेरी बहू को नीचे पटक लिया और मारपीट करने।
तो महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बुधौरा गांव में 28 वर्षीय नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला और घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मृतका के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या करने और फिर उसको रफा दफा करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक मृतका, जिसका नाम पुष्पा है, उसका करीब 1.5 वर्ष पहले अरविंद कुमार से लव मैरिज यानी प्रेम विवाह हुआ था और आरोप है कि कुछ समय बाद जो है पति और ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। हाल ही में विवाद के चलते पुष्पा मायके आई थी, लेकिन पति के आश्वासन पर एक दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हुई है कि आए मायके से लुभा के ससुराल में गए, ससुराल जी लुभा के ले आए तो इनने रात भर रुकाया। इनने रात में क्या किया कि इनने जो भी होगा, लड़ाई हो गई हो, जो भी इनकी आपसी में होगा, विवाद हो गया इनका, तो इनने क्या करा, 3 लोगों ने और चौथा इनका एक और था जो कहाँ का है, वो नोंगा में रहते। ठीक है, 4 लोग है, चारों ने उसको मार के और टांग के और फिर इसके बाद में ये आया स्टैंड आया। कहाँ पे आया, ये अपने थाने के पास आया अजनर, वहां लगाया फोन हमारे लौंडे के पास, बोले भैया तुम्हारी बहन फांसी लगा के मर गई। उसको फांसी लगा के मार दिया गया। किसको मार दिया? हमारे बहन को, उनके सब ससुराल वालों ने। क्यों मारा है, क्या वजह? कोई वजह पता ही नहीं चल पाया, और मार दिया उन लोगों ने, कुछ बताया नहीं। अभी मम्मी पापा के पास अच्छी वाली गई है, जबरदस्ती लेके गए हैं, कह रहा हम अच्छी तरह ले जाएंगे और उसको एक्सीडेंट करके भी लेगा, वो भी नहीं बताया, वो भी बड़ी मुश्किल में बहन ने बताया हम ठीक है। बस इतनी बात हुई है। मेरे जीजा जो है उनको 28 तारीख को लेने के लिए आए थे, हमने मना भी किया, ये जबरदस्ती लेके गए हैं। ठीक है, लेने के बाद उनको दवाई हुई थी तो छतरपुर में जो है एक्सीडेंट भी हो गया था उनका। उनके पैर में टाँके आए हैं, 8-9 टाँके आए थे। तो उसके बाद बोला भी था बहन ने कि भाई मैं गिर पड़ी हूँ, तो उसके बाद भी एक घर नहीं आए छोड़ने को, घर पे ले गए अपने। उसके बाद इनके घर में जो विवाद हुआ हो, 1-2 बार लड़की ने फोन भी लगाया पर उन्हें बात नहीं करनी थी, उससे फोन छीन लेते थे। उसके बाद इन्हें 7 तारीख को मार दिया। ये हुई है कि तो यूपी के अमरोहा जिले में किसान नेता राकेश टिकैत ने व्यापार समझौते और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। गजरौला में चौधरी करतार सिंह नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे और जहां पर टिकैत ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समझौते से भारतीय किसानों की कमर टूट जाएगी और बाजार पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ेगा। टिकैत ने उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सरकारी भाव 5400 रुपये प्रति क्विंटल के होने के बावजूद किसानों को 4000 रुपये में फसल बेचनी पड़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि विदेशी अनाज और जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु आहार आने से न सिर्फ बाजार गिरेगा बल्कि पशुओं में बीमारियां भी फैलेंगी। महोबा में मंत्री को बंधक बनाए जाने की घटना पर उन्होंने इसे प्रदेश की हालत का आईना बताया। साथ ही पाइपलाइन कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग की। चीजों पर सहमति वहाँ पे बढ़ी है और आज वहाँ पे पोल्यूशन का ग्राफ कुछ कम हुआ है। टिकैत साहब, एक सवाल है, जो अमेरिका के साथ डील हुई है किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। बहुत नुकसान होगा, जो खास करके वहाँ से अनाज आएगा। हम मध्य प्रदेश में थे कल, सोयाबीन आज भी उनके घरों में पड़ी हुई है। जब सोयाबीन अभी नहीं बिक रही, उसका 5400 क्विंटल का रेट है उसका गवर्नमेंट का, और वो 4000 रुपए के करीब बिक रही है। वो जब आज नहीं जा रही, अगर अमेरिका से समझौता हुआ तो सोयाबीन बड़े तादाद में यहाँ पर आएगी, बहुत बड़े बल्क में आएगी। सोयाबीन आएगा, आलू आएगा, सेब आएगा, उनका अनाज आएगा, गेहूं आएगा, उनका पशु का फीड आएगा। सबसे बड़ी वो है कि पशु का फीड आएगा, जो जब उससे बियर निकाल देते हैं और जो उसका वेस्ट बनता है वो यहाँ पाएगा और उस पर 0% ड्यूटी है। और वो जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से तैयार है, तो हमारे पशु में बीमारी आएगी। जीएम फूड पूरे दुनिया में बैन है, लेकिन वहां से पशु के लिए आएगा। और वो जो पशु फीड आएगा वो नॉन वेज भी है। यहाँ पे गाय हमारे धार्मिक वो है, और हम उसको कौन आदमी है कि गाय को अंडा को खवाता हो, लेकिन वहां पे नॉन वेज भी यहाँ पे आएगा।
तो वहीं हमीरपुर में राठ उरुई मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां चिकासी थाना की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में चिकासी थाने में तैनात गार्ड ब्रजेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहित देव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस जीप पोस्टमार्टम कराकर थाने वापस लौट रही थी। उसी दौरान जरिया थाना क्षेत्र के चुराहा गांव के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने की कोशिश में जीप का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गार्ड की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो पीलीभीत जिले के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के मटैना गांव में उस समय हड़कंप मचा जब सुबह पुआल के ढेर में एक अधेड़ व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। मृतक की पहचान गुलेंदा गोचिया निवासी 53 वर्षीय नेमचंद के रूप में हुई, जो बीते दिन से लापता था और परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। ग्रामीणों ने पुआल के ढेर में शव देखा तो तत्काल परिजनों और पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो कौशाम्बी जिले में रविवार शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पिपरी थाना क्षेत्र के तिल्हापुर मोड़ पर एक ऑटो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक के बाएं हाथ और दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। घायल युवक की पहचान सराय अकेल निवासी कमल बाबू पुत्र श्यामलाल गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कमल बाबू किसी काम से मनोरी बाजार गया था और वो घर वापस लौटते समय तिल्हापुर मोड़ पर यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई। तो एटा जिले में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां बरेली से आगरा जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस चालक ने सामने आए एक वाहन को बचाने की कोशिश की और उसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। बस पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसके ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। ये पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंदुस्तान लीवर के पास का बताया जा रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।